हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? नाउ मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी कोई भी डाउट्स नहीं रह पाएगा। आज वन शॉट में हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 एससी आईएससी दोनों बोर्ड्स में काम आएगा। सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं, चैप्टर में हमको आखिर पढ़ना क्या क्या है। टॉपिक्स कवर्ड इन दिस: concept of electrons and holes, electric current, conductor, insulator and semiconductor, static electricity and current electricity, electric field, electric potential, potential difference, definition of 1 ampere, meter and voltmeter, electrical circuit symbols। इन सब के अलावा बेटा आपको और इसके अलावा इस चैप्टर पढ़ना नहीं है। फुल सिलेबस कवर्ड है इन वन शॉट। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, graph between V and I, factors affecting the resistance of a conductor, resistivity, duration of resistances in series and parallel, most important topic for your board exams, electric power, one or two numericals इससे, electrical energy, kWh, kWh अक्सर 1 और 2 मार्क्स में पूछा गया है, किलोवाट आवर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें आप लोग जूल्स लॉ के बारे में पढ़ो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बेटा नाउ तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमें सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेज है वो हमको क्लियर होना चाहिए, व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, उसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कुछ आसान है। चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। आप सबको मालूम है इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, एक कोई भी एटम है से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? कंडक्टर में जगह से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, वहां पर होल्स क्रिएट। ठीक है, क्या क्रिएट हो जाते हैं? होल्स क्रिएट। जैसे एक डायग्राम के थ्रू आपको हम समझा रहे हैं, थोड़ा देखिए। कोई भी कंडक्टर है इन विच द करंट फ्लो इजीली, अभी हम बताएंगे उसको फिर से। आप कोई भी कंडक्टर है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनकाउंटेबल, जिनको हम जल्दी से काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे सपोज दैट वो जो है किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा, ठीक है, तो क्या होंगे अगर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद है। देखो अच्छा, इनका मोशन कैसा होता है? रैंडम मोशन। ठीक है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं चार्जेस। क्या बोलते हैं? चार्जेस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस, दोनों वर्ड कहीं भी यूज कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। होल्स क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, क्यों मूव करते हैं, मालूम होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, बस तभी हम समझ पाएंगे आगे की टॉपिक से। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम और देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में होंगे। ठीक, हाँ, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जो उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये चीज क्लियर होगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। but the direction of electrons or charges is also from negative to positive terminal। ठीक है, देखिए डायग्राम के थ्रू शो कर रखा है, आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से, पॉज करके भी देख लीजिएगा अच्छे से। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां है? पॉजिटिव। बड़ा डंडा हमेशा पॉजिटिव होता है, छोटा डंडा हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, ये हम अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, देखो बड़ा वाला इधर है पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक करंट हमारी यहाँ से फ्लो कर रही है, और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर रहे हैं? नेगेटिव से इधर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट क्यों मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट क्यों मूव कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव नेगेटिव चार्ज, बिकॉज
they have negative charge. Okay, because they have negative charge. Okay, इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव मूव. ठीक. हाँ, बिकॉज ऑफ सेम चार्जेस आर रिपल ईच अदर. आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं. अभी अभी हमने आपसे डिस्कस किया सेम चार्जेस आर रिपल ईच अदर एंड डिसलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर. जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस की सेम चार्जेस आर रिपल ईच अदर एंड डिसलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट. सेम ऐसे देख लीजिए, जैसे प्लस प्लस माइनस, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, सेम चार्जेस है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर. Same charges are repel each other. And dislike charges means positive, negative, negative, positive. ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, डिसलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, यही कारण है जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं. जिस जगह से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं वहां पर हमारे होल्स क्रिएट हो जाते हैं. होल्स का कॉन्सेप्ट 12th क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगा. पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं वहां पर क्या क्रिएट हो जाते हैं, होल्स क्रिएट हो जाते हैं. बेटा नाउ हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की. ठीक, तो सेम चार्जेस आर रिपल, डिसलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. नाउ सबसे पहली चीज हमको क्या समझ में आना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट. What is electric current? आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मालूम होगा क्योंकि लास्ट मंथ चल रहा है आप लोगों के सिलेबस का. ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, ऐसे देख लीजिए आप लोग. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. सिंपल डेफिनेशन याद रखना है. चार्ज, चार्ज को हम किससे नोट करते हैं, क्यू से. चार्ज को हम किससे नोट करते हैं, क्यू से. और टाइम को किससे नोट करते हैं, टी से. ठीक है, टाइम को किससे नोट करते हैं, टी से. ठीक, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. ठीक है, नाउ next, quantization of charge. Charge is always quantized. Is by चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं होता. चार्ज कभी फ्रैक्शन नहीं होता. 1 2 चार्जेस होंगे, आपको 3/2 3/2 4/4/3 ये सब पार्ट हमारे चार्ज को शो ये नहीं होता. इज इक्वल्स टू me. Q is the charge of an electron. Q is the charge of an electron. ये क्या है, चार्ज है. ठीक है, क्या शो करता है, चार्ज. n क्या है, n जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में वो शो करता है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. हमारे पास चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, नंबर ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू की क्वांटिटी वहां फाइंड आउट हो जाती है. ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट आप लोग को समझ में आया होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया होगा. ठीक है, एक बार इसको रिकैप करके देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा. ठीक है बेटा, हाँ हम लोग अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर. नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, हमने डिस्कस किया कंडक्टर ऑफ द कंडक्टर्स इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज द सब्सटेंसेस थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजीली नोन एज कंडक्टर्स. एंड एग्जांपल क्या हो जाएगा, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा. ठीक है, हाँ इंसुलेटर्स opposite the substance in which the electric current does not flow easily as insulators. example क्या है,
glass, ebonite, rubber, plastic, plywood, and etc. Okay. Now next, इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी आप लोग पढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक मींस चार्जेस एट रेस्ट. चार्जेस एट रेस्ट. ओके. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एट रेस्ट. करंट चार्जेस इन मोशन. जहां पर स्टडी एट रेस्ट, चार्जेस स्टडी हम रेस्ट पे करते हैं तो हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है. जहां पर हम चार्जेस की स्टडी मोशन में करते हैं वो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी. और आपके चैप्टर का नाम भी है करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो कौन सा पार्ट पढ़ना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. हाँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इन दिस द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट और स्टेशनरी एंड दे डू नॉट मूव. वो मूव नहीं करते. चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ. एग्जांपल्स है, आप घर में स्केल लेना, बालों से रगड़ना, फिर छोटे छोटे टुकड़ों को कागज को उसको सुखाना, तो उसको अट्रैक्ट करने लगता है. दोनों के चार्जेस क्या होते हैं? एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं. And the charge acquired by an ebonite rod rubbed with a woolen cloth. Okay, rubbed with a woolen cloth. Now third is the lightning in the sky during rainy season calls static electricity. Okay, इस चीज को आप एक बार देख लो, डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछिए. क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी तो हमको पढ़ना है जो हमारे सिलेबस का. What is current electricity? In this, the charges is in motion and produce electricity. चार्ज मोशन में होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. ये आपने देखा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां होता है? नेगेटिव टू. करंट कहां से कहां फ्लो करती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो करंट भी फ्लो नहीं करेगी. कौन सी करंट? करंट इलेक्ट्रिसिटी. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक. तो आपको मालूम होगा चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सिंपलेस्ट डेफिनेशन, इससे सिंपल डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, बाकी और भी डेफिनेशंस है. ठीक है. द स्पेस अराउंड द चार्ज, द स्पेस अराउंड द चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. द स्पेस अराउंड द चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. और कोई और भी डेफिनेशन हो सकती है, वो भी दे दी आपको. द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच अ टेस्ट चार्ज, in which a test charge experience an electrostatic force known as electric field. okay? देखो टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव. टेस्ट चार्ज ऑल्सो नोन एज यूनिट पॉजिटिव चार्ज. मतलब वो चार्ज तो हमेशा प्लस होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा. क्या कहलाएगा? टेस्ट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है? द स्पेस अराउंड द चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक. ठीक. हाँ, हम डायग्राम के थ्रू भी अभी आपको समझाते हैं, क्योंकि हमें एक टॉपिक और पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. स्पेस अराउंड द चार्ज की बात कर ली हम लोगों ने. देखो चार्ज है, क्या है हमारे पास? चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या कह रहा है? चार्ज क्या कह रहा है? देखो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं? ऑलवेज ओरिजिनेट होती है. देखो द स्पेस अराउंड द चार्ज, द स्पेस अराउंड द चार्ज, चार्ज है के आसपास ये पूरा स्पेस है, क्या है इसकी? इलेक्ट्रिक. तो दैट यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है. पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? इनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है.
सेम चार्जेस आर रिपल ईच अदर, डिस्चार्ज चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। हम लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ रखा है क्या? हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लियर है, फील्ड क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट हो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? ठीक, एक बार आपको एक डायग्राम आपको और समझा ताकि आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर हो जाए, ठीक है? जैसे सपोज दैट अभी हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज and ends on the negative charge. Always originated from the positive charge and ends on the negative charge. देखो पॉजिटिव से चलेगी ये और कहाँ पहुंच जाएगी? नेगेटिव। फिर पॉजिटिव से चलेगी कहाँ पहुंच जाएगी? नेगेटिव। इसी तरीके से जितनी भी फील्ड लाइंस हैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगी? टू टू नेगेटिव। बेटा ध्यान से देखो, टू नेगेटिव। और सिंपल डायग्राम है, आप लोग भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको। ये ढेर सारी होंगी और ढेर सारी, ठीक, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल, तो हम ऐसे इसको शो कर देते हैं। और ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? These are the imaginary curves, ठीक है, which gives the direction of electric field at any instant, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? जो किसी भी इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने समझ लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड एंड्स ऑन द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पर एंड हो जाती है, ठीक। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, एक चीज आप लोग देखकर बताइए, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, नहीं काट रही ना, ठीक है। यही हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो, यही हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो। द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, two electric field lines never intersect each other, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड ends on the negative terminal, clear? And second, two electric field lines never intersect each other, clear? now third, आप लोगों ने सुना होगा एकता में शक्ति, जब एक साथ रहते हैं ज्यादा होती है और अलग अलग हो गए, तो आप लोग इस डायग्राम में देखो कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, कहां पर दूर, है ना। देखो जो चार्जेस हैं उनके पास में वो पास पास है और अदर पॉइंट पे वो दूर दूर है, ठीक। जहां पास पास होते हैं वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जहां पर दूर दूर होते हैं वहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जहां पास पास होंगे वहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और जहां दूर दूर होंगे वहां पर वीक। ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं। टेंजेंट आप लोगों को मालूम होगा, विच टचेस एनी सरफेस, किसी सरफेस को टच करते हुए निकलता है। सपोज दैट ये कोई सर्कल है, यहां से आपने टच करते हुए लाइन खींच दी, क्या कहलाएगा? टेंजेंट ऑन दिस सर्कल। तो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, तो हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दी, इसका क्या हो गया? टेंजेंट। तो डायरेक्शन किसको दिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमने टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर, इसकी क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो किया, ये क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। हाँ, मेरे ख्याल से यहां तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं क्लियर हो गया होगा और प्रॉपर्टीज आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा, रटने की जरूरत, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज। हाँ, हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। अगली स्लाइड क्या कहती है? जो हमने अभी आपसे डिस्कस किया वही यहाँ पर रिटन फॉर्म में हमने लिख दिया ताकि आप लोग उसको नोट डाउन कर सके कॉपी में, ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 1 अभी डिस्कस किया है,
these are always originated from the positive terminal and ends on the negative terminal. Second, the two electric field lines never intersect each other. ठीक है? और third, where the electric field lines are closer to each other, there is a strong electric field, and where the farther there is a weaker. पास पास होगी, कम होगी, दूर होगी, वहां पर हाँ टेंजेंट अभी हमने समझाया था। टेंजेंट क्या होता है मालूम चल गया होगा। टेंजेंट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है बेटा, तो क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर? ठीक, कोई डाउट हो आप पूछिएगा सेक्शन में जाकर के। हाँ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ये देखो इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये एक नया टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, और पोटेंशियल, और इसी को आप लोग वोल्टेज भी कहते हैं, इसी को आप लोग वोल्टेज भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चलो ऐसे नहीं समझाएंगे, आपको दूसरे तरीके से समझाएं, ठीक है। जैसे सपोज दैट आपने भाई गर्मी में आप गए मार्केट, वहां से आपने एक फ्रिज खरीद, जब आप फ्रिज खरीद के लाते हो, ला करके उसने क्या किया, सपोज दैट आपके यहाँ 6 कमरे हैं, उसने मार्केट से फ्रिज ला करके आपके घर तक उसने, मतलब वो जहां से आप ला रहे हो, भाई आप मार्केट गए थे, आपको नहीं पता था कि कहां पर लाओगे, किसके यहाँ से लाओगे, जो पॉइंट था वो आपके लिए अननोन था। फिजिक्स में हमारे जो अननोन पॉइंट होता है उसको हम ले लेते हैं इन्फिनिटी, लेते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, एक अननोन पॉइंट, ठीक है। उस फ्रिज को उठा करके हम कहाँ लाए? इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब जो हमारा घर है हमको इलेक्ट्रिक, ठीक है, हमारी इलेक्ट्रिक, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वह क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है क्या कहलाता है? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब फ्रिज हमारा घर में आ चुका है, लेकिन हमको जहां वो रख गए हैं वहां पर नहीं रखना है ना, तो हम उस कमरे से उठा करके अपनी किचन तक पहुंचा देंगे। ऐसा तो हमने नहीं किया कि उस फ्रिज को ले गए दुकान पर, फिर दुकान से जाकर हम लेकर गए उसको अपने किचन में, हमने घर के अंदर ही तो उसको स्लाइड किया, तो हम एक जगह से दूसरी जगह ले गए, उसमें भी तो वर्क डन करना पड़ा होगा। तो देखो पहला पॉइंट क्या था, इन्फिनिटी से लेकर आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, अब हम उसी फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस चार्ज को ले जाएंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर था ब्रिंगिंग, यहां पर लिखा है मूविंग। ब्रिंगिंग मींस मार्केट से घर तक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में तो वर्क डन करना पड़ा, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। घर के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में, या इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा तो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम one point to another point in an electric field is known as potential difference, known as potential difference, okay। E is equals to W upon Q। अच्छा इसमें सपोज दैट, तो आप लोग बुक वगैरह देखेंगे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। सपोज दैट ये पॉइंट हमारा ए था, पॉइंट हमारा बी था, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी बी। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज, बीबी अगर हमारा कहा देखो बी ए बी बी, ठीक है, एक पॉइंट हमारा अगर इन्फिनिटी पर हो गया, सपोज दैट ये हमारा इन्फिनिटी पर हो गया, तो ये वी ए
इक्वल्स टू W अपॉन क्यू या V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। यही हमारा फॉर्मूला होता है। V इज इक्वल्स टू अपॉन क्यू, इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू, याद कर लेना। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है आप लोग निकाल भी सकते हो, रटने की जरूरत नहीं पड़ती। फिजिक्स में यूनिट को रटा नहीं जाता, डिराइव कर लिया जाता है। वर्क डन, वर्क डन की क्या होती है? की यूनिट जूल, और क्यू चार्ज किसमें नोट करते हो? कूलम, क्यू कूलम, जूल पर कूलम है, और इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट। हैं वोल्ट, क्या बोलते हैं? वोल्ट। ये हम आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताएंगे कैसे हो। ठीक है, या तो आप इसको कह सकते हो जूल पर कूलम और वोल्ट। क्लियर है? ठीक, electric potential, the work done in bringing a test charge from infinity any point in an electric field known as electric potential। मार्केट से घर तक फिज लाना, इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट तक लाना, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, राइट डिफरेंस होता है, जल्दी समझ नहीं आता बच्चों को, देख लेना बेटा ध्यान से। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अपने घर के अंदर ही फ्रिज को हमने खिसकाया, मतलब वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज from one point to another point in an electric field is known as electric potential। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी डेफिनेशंस वोल्ट वगैरह की। ठीक है, चलिए डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। अभी अभी हमने कहा था वोल्ट किसकी यूनिट होती है? डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज भी कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। ठीक, नाउ डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, फॉर्मूला क्या था? V is equals to W upon Q, V is equals to W upon Q, वर्क डन, W is equal to वर्क डन, Q is equal to कूलम चार्ज। ठीक है, V is equals to W upon Q, W suppose that if W is equals to 1 joule, Q is equals to 1 कूलम, यहाँ देखो 1 upon 1 रखोगे तो क्या आएगा? 1, V is equals to 1 joule। ठीक है, V is equals to 1 joule means if 1 joule, देखो ये 1 joule था ना, if 1 joule, ठीक है, of work is done in moving a 1 coulomb charge। फिर से देखो, if 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb charge from one point to another point in an electric field, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb charge from one point to another point in an electric field, then the potential difference is 1 volt। कहलाएगा 1 वोल्ट। सिंपल है, अक्सर ये 1 मार्क्स में आती है, बहुत अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। और हाँ, केवल इसको मत लिखिएगा, अगर बोर्ड में आता है ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग करोगे, अलग नंबर पाओ। ठीक है, तो इसलिए नहीं कि बस लिख के चले आए 2 लाइन हो गया कि हम तो पूरा करके आए थे, नहीं, पूरा इस तरीके से करिएगा, फुल मार्क्स आपको गेन होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। व्हाट इज एम्पियर? एम्पियर क्या है? यूनिट किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की। ये किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट की। है एम्पियर। I is equals to Q upon T, we know that I is equals to Q upon T, the rate of flow of charge। जहां भी वर्ड यूज हो जाए रेट, तब अपॉन में क्या लगा दोगे? स्मॉल टी, कैपिटल नहीं स्मॉल। ठीक है, टाइम को शो करता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। है, जैसे Q, Q कितना है? 1 कूलम। सपोज दैट इफ Q is equals to 1 कूलम equals to 1 सेकेंड, देन I, करंट I क्या हो जाएगी? 1 एम्पियर। अगर चार्ज 1 कूलम है, टाइम 1 सेकेंड है, तो हमारे पास कितनी करंट होगी? 1 एम्पियर। ठीक है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, देखो वोल्ट और एम्पियर लैंग्वेज दोनों की सेम रखी है हमने ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बस फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा और किसकी यूनिट क्या है ये ध्यान दीजिएगा। when 1 coulomb of charge flowing for 1 second or 1 second in any conductor, then the current flowing through the conductor is said to be 1 coulomb। ठीक है, 1 coulomb of charge flowing for 1 second in any conductor, then the current flowing through the conductor is said to be 1 coulomb। ठीक है,
और इसकी कुछ यूनिट्स और भी होती हैं, ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स, ठीक। 1 मिली एम्पियर टू 1/1000 एम्पियर। पावर लिखना आप लोग को आता ही होगा, तभी हमने इसको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, ठीक है। और मिली में 10⁻³ माइक्रो, ये किसका सिंबल है, माइक्रो का, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ एम्पियर, 10⁻⁶ एम्पियर, ठीक है। क्लियर है, 1 वोल्ट क्लियर है, 1 एम्पियर क्लियर है, ठीक है। वोल्ट किसकी यूनिट थी, पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज, ठीक है। एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट की, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, अगर कुछ याद आ रहा हो तो, ठीक है। चलिए चलते हैं अमीटर। अरे भैया वोल्टेज पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, लेकिन उसको हम मेजर कैसे करेंगे, तो हम मेजर कैसे करेंगे, तो हम मेजर करेंगे के थ्रू अमीटर। अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या थी, एम्पियर, ही एम्पियर। एम्पियर से मिलता जुलता क्या है, मीटर, एम्पियर से मिलता जुलता मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज यूनिट क्या थी, वोल्ट, वोल्ट से मिलता जुलता क्या है, वोल्ट से मिलता जुलता क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट से वोल्ट मीटर, ठीक है। एम्पियर से अमीटर, अब समझ गए होंगे। अमीटर से हम क्या मेजर करेंगे, करंट, मीटर से क्या मेजर करेंगे, करंट, ठीक है। वोल्ट मीटर से क्या मेजर करेंगे, वोल्टेज, वोल्टेज का दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सारी चीजें एक ही है, ध्यान देना बेटा इसको, ठीक है। नाउ अमीटर, अमीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस, एन अमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूज होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एन अमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, अमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा लो रखा जाता है, एन अमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा किसमें कनेक्टेड होगा, सीरीज में, ठीक है। वेयर द करंट इज टू बी मेजर्ड, जहां पर हमें करंट मेजर करनी है उसी सर्किट में हम उसके सीरीज में उसको कनेक्ट कर देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा। हमारे घरों में बिजली का बिल निकालने आता है, ठीक है, आप लोग बोलते हो मीटर, मीटर ज्यादा चल गया, मीटर कम चल गया। मीटर इज द फॉर्म ऑफ मीटर, क्या बताता है आपने कितनी बिजली खर्चा की, ठीक है। किसमें बताता है, यूनिट में। व्हाट इज यूनिट, अभी बताऊंगा आगे, ठीक है, आगे बताऊंगा यूनिट कैसे मेजर कर सकते हो, घर की कितनी बिजली कैसे खर्चा हो रही है, ठीक है, इसी में आगे बताऊंगा, इसी वीडियो में, ठीक है, कंटिन्यू बने रहिए। चलिए अमीटर, एन अमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एन अमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, कंडीशन याद रखिएगा, लो रेजिस्टेंस, ठीक है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा किस में रहेगी, सीरीज में रहेगी। वेयर द करंट इज टू बी मेजर्ड, जहां पर हम करंट मेजर करना चाहते हैं वहां पर हम इसमें लगा देंगे। इसी का उल्टा किसमें हो जाएगा, वोल्ट मीटर, इसी का उल्टा किसमें हो जाएगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, देखो, इट इज अ डिवाइस बाय विच पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पर हम करंट मेजर कर रहे थे, यहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इट इज अ डिवाइस बाय विच पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड, इसके थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वहां पर सीरीज लगा रहे थे, यहां पर पैरेलल, हमेशा कहां लगाएंगे, पैरेलल में, ये सीरीज पैरेलल क्या होता है, ये आप लोग पढ़ोगे, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, का कॉन्सेप्ट अभी हो जाएगा, ठीक है, बने रहना ध्यान से। दिस डिवाइस बाय विच पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, वहीं पर इसको पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। Here the potential difference और voltage is to be measured, जहां पर हमें potential difference या voltage को measure करना है। As a high resistance, resistance कैसा होता है, high होता है, ठीक है। वहां पर क्या था, low resistance, वहां पर क्या है, high resistance, रीजन याद रखना, ठीक है। वोल्ट मीटर एंड अमीटर 1 मार्क्स में पुट अप हो जाता है, ठीक। क्लियर है, अमीटर वोल्ट मीटर। अभी तक आप लोगों ने पढ़ ली concept of electrons and holes, ठीक है। Same charges are repel each other, dislike charges are attract each other, ठीक, आधा क्लियर है। What is electric current, the rate of flow of charge is known as electric current। What are the conductors in which the electric current flow easily, what are the insulators in which the electric current does not flow easily,
ठीक है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है, द स्पेस अराउंड द चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर है आपको, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज इज द सेम थिंग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट within the electric field is known as electrical potential difference, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया 1 वोल्ट 1 एम्पियर डेफिनेशन क्लियर है। उसके बाद अमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है। एक पार्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी का क्लोज, इतना पार्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल्स आप लोग सुने हो, अमीटर वोल्टमीटर, है ना, अमीटर वोल्टमीटर सब देख लिया है। सेल क्या होता है, घर में टॉर्च में सेल डालते हो ना पीछे से, सेल का प्लस और माइनस देख के डालते हो, कहां से प्लस है कहां से माइनस है, ठीक है। बैटरी, बटर लगा होगा, बड़ा सा बैटरी लगा होगा, ठीक है, बैटरी। कनेक्टिंग वायर, घर में खोलपेच करते रहते हो, इधर से उधर लगा के तार जोड़ते रहते हो, कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। वायर ज्वाइंट, ज्वाइंट भी लगाते हो, ठीक है। क्या सिंबल हम यूज करते हैं अपने फिजिक्स में, ये हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्ट, फिक्स्ड रेजिस्टेंस और रजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। रियोस्टेट वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। रियोस्टेट का दूसरा नाम क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब इन सब के आप लोग डायग्राम देख, ठीक है, एक एक करके देखना, जैसे देखना सब समझ में आएगा, ठीक। हाँ बहुत अच्छे से देखना बेटा। दिस इज द डायग्राम ऑफ सेल, दिस इज द डायग्राम ऑफ सेल। एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, अभी बताए थे। बड़ा डंडा क्या शो करता है, पॉजिटिव को, छोटा डंडा क्या शो करता है, नेगेटिव को, ठीक है। सेल, सेल का ये सिंबल होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, सेलों के समायोजन को बैटरी कहते हैं, ठीक है। यही ऐसे सेल आप एक करके लगा दो, वो क्या बन जाएगी, बैटरी। देखा है इन्वर्टर का बैटरा, वो बैटरा क्या है, इन द फॉर्म ऑफ बैटरी, ठीक है। वो कैसा होता है देख लो, ठीक है, कैसा होता है, ये हमारी क्या है, बैटरी है, ठीक है। बैटरी में देखो दो सेल लगे हुए हैं, बैटरी में दो सेल लगे हुए हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, ठीक है। सेल बैटरी सिंपल समझ में आ रहा है, सेम चीज है। सेल पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, ठीक है। और सिंबल देख लीजिए, कनेक्टिंग वायर, जब दो तार को आपस में जोड़ देते हो, दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, ठीक है। लोग मिलके, दो वायर मिलके एक हो जाते हैं, ठीक है। दो वायर जब जोड़ दे तो पता नहीं चलता कौन किस में जुड़ा हुआ है, अगर आप उसके ऊपर टेप लगा दो, ठीक है, कनेक्टिंग वायर, ठीक। हाँ सिंबल और देख लो, सिंबल आप लोग और देख लो, वायर ज्वाइंट, ठीक है, वायर ज्वाइंट तो नहीं होता ऐसा, पहले हुआ करता था, देखिए जिस वायर में करंट आ रहा है, लाइट चली गई, लेके तार ऐसे मारते थे कटिया, वो कटिया मारते देखा है ना, कटिया, तार जा रहा है घुमा के मार दिया कटिया, लाइट जलने लगी, क्या है वो, वायर से उन्होंने क्या किया, दूसरे वायर को ज्वाइंट कर दिया, वायर ज्वाइंट, वायर ज्वाइंट, ठीक है। सिंबल देख रहे हो, सेल का, बैटरी का, कनेक्टिंग वायर का और वायर ज्वाइंट, ठीक है। और देख लीजिए सिंबल, और सिंबल्स आप लोग देख लीजिए, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। कभी कभी क्या होता है बेटा, जैसे हम लोग जो है, एक वायर है, ये एक वायर है, और इसके ऊपर से एक इंसुलेटेड वायर दूसरा चला गया, तो दोनों में कनेक्शन नहीं हुआ ना, एक के ऊपर दूसरा ऐसे गुजर गया है, ज्वाइंट नहीं हुआ है, एक के ऊपर दूसरा ऐसे रख गया है, इंसुलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये एक वायर के ऊपर दूसरा वायर, ठीक है, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट, एक के ऊपर से दूसरा वायर क्रॉस कर गया, एक के ऊपर से दूसरा वायर क्रॉस कर गया, ठीक है।
आपको क्लियर हो रहा होगा। और देख लीजिए अच्छे से, और डायग्राम देख लीजिए। फिक्स्ड रेजिस्टेंस और रिहोस्टेट। रिहोस्टेट आपसे अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज रिहोस्टेट। रिहोस्टेट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम वैरी कर सके, कम या ज्यादा कर सके, वो क्या कहलाता है, रिहोस्टेट। आपके स्कूल की लैब में रिहोस्टेट मौजूद होगा, आप एक बार जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ब्लैक कलर का थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, शेप में रहता है, उसको आप स्लाइड कराते हो, आप उसमें देख सकते हो कैसे रेजिस्टेंस हमारा मूव कर रहा है। ठीक है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस और रिहोस्टेट। ठीक है, और देख लीजिए, और देख लीजिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रिहोस्टेट। फिक्स्ड रेजिस्टेंस था, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस रेजिस्टर्स अभी हम लोग डेरिवेशन में देखेंगे। ठीक है, ये जो रिहोस्टेट की अभी हम बात कर रहे हैं, क्या क्लियर है। सिंबल देख रहे हैं, या तो एक रेजिस्टेंस बनाना, इसमें ऐसे करके क्रॉस कर देना तो वेरिएबल हो जाएगा, एक एरो बना देना, एरो नहीं बनाओगे तो कैसा हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, मीटर वोल्ट मीटर वो भी तो देखना है। इतना क्लियर है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। मीटर पढ़ा था, वोल्ट मीटर पढ़ा था, गैल्वेनोमीटर पढ़ा था। ठीक है, चलिए करके देख लीजिए इसको भी। अमीटर का सिंबल कैसा होता है, देखिए, अमीटर को हमने क्या कहा था, ए फॉर अमीटर, प्लस माइनस सीरीज लगा दोगे। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, वोल्ट मीटर। क्या हमारे पास, वोल्ट मीटर। ई लिख करके गोला बना के प्लस माइनस कर दो, सिंबल ऐसे ही बोर्ड में बना के चले आना, ज्यादा उसमें इंजीनियरिंग मत करना, इंजीनियरिंग करना 12th क्लास के बाद। ठीक है, चलिए, गैल्वेनोमीटर जी का सिंबल हो गया, जी का हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, एन ओपन स्विच। स्विच ओपन अगर है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगी, तो क्लोज नहीं करोगे। ओपन स्विच का सिंबल क्या होता है, देख लो, देखो ये दोनों ऊपर है ना, या तो ऐसे रखो या ये ब्लैंक रखो। इसका सिंबल है ओपन प्लग का, सिंबल है ओपन प्लग का। ठीक है, नाउ उसके बाद क्लोज्ड, क्लोज कर दोगे, सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगी। ठीक है, ये देखो क्लोज्ड। ठीक है, इसको यहाँ पर पॉइंट रख दिया, देखो ये ओपन था, ये क्लोज्ड हो गया, या फिर इसको ऐसे करके यहाँ पर आप टच करा दोगे। ठीक है, क्लोज्ड। और लास्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैंप। इसको जल्दी कोई पूछता नहीं है, तब भी आपको हम बता देते हैं। ये सिंबल हमारा किसका हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब और लैंप का। ठीक है, तो कभी इंजीनियरिंग करोगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, अकॉर्डिंग एनीथिंग, आईटीआई भी करोगे, आईटीआई मत करना, बीटेक करना बढ़िया है आईआईटी कॉलेज से। वहां पर ये छोटी मोटी चीजें सिखाई जाती है, यहाँ पर आपको बहुत बड़ी चीज लग रही होगी, बहुत बेसिक चीजें। चलिए, डायग्राम्स क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, चले। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो चैप्टर क्या है, ओम्स लॉ, यूनिवर्सल टॉपिक, पूछना ही पूछना है, इसके बगैर तो पेपर बनना ही नहीं है। या तो ये टॉपिक पूछेगा या इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल, सारे के सारे इसी के फॉर्मूले पर हमारे डिराइव होते हैं। ठीक है, अच्छे से देख लो, व्हाट इज ओम्स लॉ। कोई साइंटिस्ट रहे होंगे, लॉ जनरेट कर दिया, क्या हो गया। ओम्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कभी कभी बुक में आप देखो क्या होगा, फिजिकल टर्म्स आर कांस्टेंट, उसमें से एक टर्म हमारा टेम्परेचर भी हो जाता है, आप इतना लिख देना पर्याप्त है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing through a conductor, the current flowing through a conductor directly proportional to the potential difference, और आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, वोल्टेज भी सही है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, नाउ तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या कह रहा है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, घर में कभी कभी बल्ब बहुत धीमा जलता है या लाइट बहुत डिम होती है, कभी ये नहीं कहते हो करंट बहुत कम आ रहा है, क्या कहते हो आज वोल्टेज बहुत डाउन है। इसको ये नहीं मालूम कि वोल्टेज क्या होता है, वो भी कह देता है वोल्टेज बहुत
डाउन है। क्यों? वोल्टेज डाउन होगा बिना करंट डाउन होगा क्या? करंट अगर डाउन है तो वोल्टेज डाउन होगा ही होगा। किसने बताया? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बोथ आर द सेम थिंग्स, कुछ मत होना। ठीक है, और V इज इक्वल्स टू RI, कैपिटल R। R क्या है हमारे पास? R हमारा होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। R क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और सिंपली नोन एज रेजिस्टेंस। इसी R को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। और यहां से जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा है क्या है? रेजिस्टेंस R। अभी हम इसकी डेफिनेशन आपको बताएंगे, जैसे हमने वोल्ट की और एम्पियर की बताई थी, वैसे ही हम रेजिस्टेंस को भी डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, लेंथी चलेगा। ठीक है, तो R कहां से जनरेट हुआ, कहां से पैदा हुआ? ओम्स लॉ से। ठीक है, R रेजिस्टेंस इज द सन ऑफ ओम्स। रेजिस्टेंस किसका बच्चा है? ओम का। ठीक है, ओम्स के लॉ में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है वही क्या है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाकी मैं बता चुका हूं, देख लीजिए। R इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, सामने दिख रहा है आपको। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, रेजिस्टेंस इज डबल, द करंट गेट्स हाफ। क्यों? R अगर यहां छोड़ दोगे तो V अपॉन I आ जाएगा, I नीचे आ जाएगा, रिवर्स रिलेशन हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं चल के। अगला टॉपिक चलिए, ओम्स लॉ क्लियर है ना? ठीक है, जरूरत हो तो एक बार रिकैप करके देख लेना। ठीक है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपल लैंग्वेज में है, ज्यादा डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कहां से पैदा हुआ था? किसका सन था? ओम्स का। ठीक है, ओम्स का। ठीक, रेजिस्टेंस क्या था? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, हाँ, होती क्या रेजिस्टेंस? कोई आपको मारने चलेगा, क्या करोगे? खड़े होकर मार खा लोगे? तो रेजिस्ट करोगे कि नहीं? तो प्रतिरोध करोगे कि नहीं? ठीक है, या तो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करोगे या हटने की कोशिश करोगे। अब रेजिस्टेंस करोगे ना, रेजिस्ट करोगे ना, रेजिस्टेंस। लेकिन ये रेजिस्टेंस कहां से आया? बी और आई से, बी और आई से। ठीक है, करंट को फ्लो करने में जो बाधा उत्पन्न करेगा वो क्या होगा? रेजिस्टेंस। ठीक है, हिंदी में कहते हो प्रतिरोध। इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जो करंट को फ्लो के अपोज करे वो क्या है? रेजिस्टेंस। वो क्या है? रेजिस्टेंस। यू नो दैट, you know that V is equals to IR, then R is equals to V upon I, Ohm's law. Okay, I Ohm's law. V measured in volt and I measured in ampere, previously discuss किया हम लोगों ने। ठीक है, V वोल्ट, I एम्पियर। ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर किसकी यूनिट हो गई? रेजिस्टेंस की, वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। तो ओम ने, ओम साहब ने अपने ही नाम पर इसकी यूनिट का नामकरण कर दिया। ठीक है, ओम। तो ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। द सेकंड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलिए, अब जैसे हमने 1 एम्पियर 1 वोल्ट डेफिनेशंस देखी थी, वैसे ही हम 1 ओम को देख लेते हैं। ठीक है, इसका एक बर्थडे बना लिया जाए। We know that R is equals to V upon I, then V is equal to, अगर V कितना है? 1 वोल्ट है, R कितना है? 1 ओम है। ठीक है, तो सॉरी, V कितना है? 1 वोल्ट है, I कितना? 1 एम्पियर है, तो R कितना होगा हमारे पास? 1 ओम या 1 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, नाउ इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो V कितना है? 1 वोल्ट। इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट is applied to the ends of a conductor, कहां पर? applied to the ends of the positive terminal, negative terminal, याद आ रहा हो क्या? ends of a conductor and 1 ampere current is flowing through it, और उसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही हो? 1 ampere, then the resistance
ऑफ दैट कंडक्टर इज 1 ओम। ठीक है, अगर उसमें से वोल्टेज कितना हो 1 वोल्ट, करंट कितनी हो 1 एम्पियर तो हो रही हो, उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 1 ओम होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। ठीक है, और 1 ओम की डेफिनेशन ये आपके सामने है। और याद रखना चाहे वो एम्पियर हो, चाहे वो वोल्ट मीटर हो, सॉरी वोल्ट हो या ओम हो। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशंस जब भी बोर्ड में लिखना बेटा इस तरीके से थोड़ा सा अलग करोगे और भी अलग। ठीक है, केवल लैंग्वेज लिख कर मत चले आना, सेशन हम अच्छा रहे। ठीक है, चलिए ग्राफ बिटवीन V एंड I। अभी आप लोगों ने ओम्स लॉ में देखा V और I दोनों क्या थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। दोनों क्या थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। ठीक है, तो अगर किसी भी दो भी क्वांटिटी के बीच में डायरेक्टली रिलेशन होता है ग्राफ कैसा आता है, मेरे ख्याल से आप सबको मालूम होगा। ठीक है, तो मालूम होगा कैसा आता है लीनियर या स्ट्रेट लाइन। कैसा आता है लीनियर और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर और स्ट्रेट लाइन। सपोज दैट y एक्सिस x एक्सिस। ठीक है, हमने सपोज किया x या y है, और ये हमेशा हमारे पास को है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, b हमेशा किस में मेजर करते हैं और i किस में मेजर करते हैं में। ठीक है, आप समझो अगर आपने करंट को 2 एम्पियर, वोल्टेज भी हमारा कितना इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक ग्राफ पेपर अगर आप लोग यूज करोगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब हमने 2 से क्या किया इसको 4 एम्पियर, तो ये भी हमारे पास कितना हो गया 4 वोल्ट। डायरेक्टली रिलेशन था, जितना आप करंट फ्लो कराओगे उतना ही वोल्टेज गेन होगा, जितना आप वोल्टेज गेन कराओगे उतना ही करंट गेन होगी। ठीक है, इसको आप देखोगे कि यहाँ से और ये यहाँ ऐसे ही पॉइंट्स बनाते रहोगे, यहाँ पर ये बेटा एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म ले लेगा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म ले लेगा, ये स्ट्रेट लाइन रहेगी। थोड़ा सा लीजिएगा उसको, आप स्क्रीन रखिएगा सीधा एक लाइन खींचिए। तो जब भी दो क्वांटिटीज के बीच में डायरेक्टली रिलेशन होता है तो उनके बीच में जो ग्राफ आता है वो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, ठीक, इसके आई जितना बढ़ाओगे वी उतना बढ़ेगा, या वी जितना बढ़ाओगे आई उतना बढ़ेगा। सेम प्रोपोर्शन है तो हमारी जो भी ग्राफ में पॉइंट्स मिलेंगे वो सेम पॉइंट मिलेंगे और वो हमारी क्या बन जाएगी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, सिंपल इतना सा आपको समझना है। फैक्टर्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये ग्राफ होता है हमारे पास, ज्यादा इसके डीप में मत जाइएगा। ठीक है, फैक्टर्स वगैरह अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखा जाए फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्टेड करते हैं। आपके घर में अगर इन्वर्टर लगा हो, आप इस इन्वर्टर से अपने पड़ोसी को कनेक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, अगर आपके यहाँ 4 मंजिल का मकान है, हो सकता है हर मंजिल पर एक एक इन्वर्टर लगा हो। क्यों, अगर आप पड़ोसी को देने चलेंगे जितनी आपके पास करंट है रास्ते में ही खर्चा हो जाएगी। आपने वायर की लेंथ को क्या कर दिया बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस अगर लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक, दूसरा जो आपके घर में मीटर लगा हुआ है तो घर के जो पोल से करंट आता है देखो हम मोटी वाली केबल लगाते हैं, लेकिन घर में जो कनेक्शन होता है पोर्ट्स में वहाँ पतले पतले तार लगाते हैं। ठीक है, वहां पर सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने वायर का बढ़ा दिया क्योंकि वहां से हाई करंट आ रही है, हाई वोल्टेज आ रहा है। घर में उस वोल्टेज को आप कब करते हो अपने घर में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ठीक है, अपने घर में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ठीक, वही चीज वही फैक्टर्स है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डिपेंड्स अपॉन, किस किस पर डिपेंड कर रहा है, its length, its cross sectional area, ठीक है, its nature of the material and its
टेम्परेचर। ठीक है, देखो बेटा ये चारों चीजें अभी जब हम लोग डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी, क्या डिफाइन करेंगे? रेजिस्टिविटी, उसमें ये चीज हमारे काम आएगी। प्लस छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स में भी ये काम आए। आपसे ये नहीं पूछेगा व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टेड रेजिस्टेंस, नहीं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज सारी की सारी आपकी काम आएंगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी वाले में भी मैं बोल दूंगा सीधे बाय द एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स क्या होने हैं? यही होने हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, इस पर डिपेंड करता है लेंथ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, ठीक है, नेचर पर, किस नेचर का मटेरियल है, किससे बना हुआ है, आयरन का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, किसका है, और टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कैसा है, इंक्रीज कर रहे हो डिक्रीज कर रहे हो, नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, चलिए वन बाई वन इसको देखा जाए, वन बाई वन देखा जाए इसको। नंबर वन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, मतलब जो आर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? लेंथ एल के। ठीक है, ये एल स्मॉल एल है बेटा, ठीक है, हमारे पास स्मॉल एल है। ठीक है, नाउ जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ा दोगे, मैंने क्या कहा, अपने इन्वर्टर से पड़ोसी को कनेक्शन नहीं देते हो, फिर वायर की लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो बिजली पहुंचते पहुंचते ही खर्चा हो जाएगी। कहानियां बहुत है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, सुनाने लगेंगे तो वीडियो 2 घंटे की जगह 6 घंटे का। हाई ट्रांसमिशन लाइन्स, मोटे रावण ऐसे तार मिलते हैं, कभी आप बाहर निकलो अपने शहर से, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, देखो जंगल में बड़े बड़े मोटे मोटे रावण जैसे तार होते हैं, हाई ट्रांसमिशन लाइन्स। ठीक है, वहाँ पर स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, इतना डीप में आपको नहीं जाना है। ठीक है, जनरली हम लोग देखते हैं एक चीज करके, तो जब आओगे 12th में तो देखा जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, जितनी लेंथ बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस उसका बढ़ता जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल देन इट्स रेजिस्टेंस गेट्स डबल्ड। ठीक है, एंड इफ लेंथ इज हाफ देन इट्स रेजिस्टेंस गेट्स हाफ। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है आपको? हाँ, हेंस अ लॉन्ग वायर हैज मोर रेजिस्टेंस, अभी मैंने बताया लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, एंड शॉर्ट वायर हैज लेस रेजिस्टेंस। ठीक है, लॉन्ग वायर हैज मोर रेजिस्टेंस, शॉर्ट वायर हैज लेस रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है? आगे चले, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही थी, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इतना याद रखना, बाकी चीजें कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगी कि आर डिपेंड करता है एल पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, अभी आने वाला है आगे, आगे की कहानी में। ठीक है, नाउ सेकंड, सेकंड क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेकंड पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैसे? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, जितना मोटा तार होगा ना ही रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, कहीं घर के पोल से, घर में जो करंट आ रही है बाहर मोहल्ले के पोल से, पतला वाला तार लगा दो, फिर देखो मजा, आराम से दिवाली मनाओगे। करना नहीं ऐसा, ठीक है, सर का नहीं, मत करना बेटर। ठीक है, चलो, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर इज डबल्ड, अगर आपने मोटा कर दिया तार को, इस रेजिस्टेंस गेट्स हाफ्ड, क्या हो गया? हाफ हो गया, कम हो गया। ठीक है, एंड इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हाफ्ड, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। इसीलिए देखो एसी का वायर, ठीक है, रूम हीटर का वायर, ये सब वायर काफी मोटे वायर होते हैं। ठीक है, लेकिन जिससे आप बल्ब जलाते हो, दिवाली की झालर जलाते हो, वो क्या होते हैं? पतले तार से ही काम चल जाता है। ठीक है, नाउ अ थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस एंड अ थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस। मोटा तार होता है उसका रेजिस्टेंस लेस होगा, और जो पतला तार होगा उसका रेजिस्टेंस उससे ज्यादा होगा। ठीक है, नोट, ये सारी चीजें मैंने दे रखी हैं, अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है बेटा, इसके बाहर कुछ नहीं मिलना है, इसके अलावा कुछ नहीं है आपके 10th का सिलेबस में, ओनली फॉर 10th। बोर्ड में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। थ्योरी में न्यूमेरिकल की सीरीज अभी हम आगे लाएंगे, आपको 50 to 100 न्यूमेरिकल्स आपको हम देंगे इलेक्ट्रिसिटी से, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये भी उम्मीद है हमको। चलिए, शॉर्ट लेंथ ऑफ थिक वायर मे बी यूज फॉर गेटिंग लो रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन दे रहे हैं आपको, ये आपको अगर सर आपने तो कहा था ऐसा, ध्यान देखो कंडीशन क्या है, शॉर्ट लेंथ, शॉर्ट लेंथ ऑफ अ थिक वायर, ठीक है, इसे यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग लोअर, वायर भले ही थिक हो लेकिन उसकी लेंथ क्या कर दो? शॉर्ट कर दो। ठीक है,
वो क्या हो जाएगा, गेटिंग लो रेजिस्टेंस। जैसा हमको यूज करना होता है सर्किट्स में। लॉन्ग लेंथ ऑफ अ थिन वायर लॉन्ग लेंथ बढ़ा दिया, आप भले ही पतला है लेंथ बढ़ा दिया, मे बी यूज फॉर गेटिंग हाई रेजिस्टेंस जनरेट हो जाएगा। इन्वर्टर का वायर बहुत छोटा बहुत पतला होता है, फिर उसकी लेंथ बढ़ा दो, रेजिस्टेंस बढ़ गया। एक हम अपने घर से पड़ोसी 2 घरों में करंट नहीं दे सकते। नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक, ये हमारा था सेकंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट एक समझ गए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इधर आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए थर्ड, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर is also depends on the material by which it will be made। बेटा आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर के तार तो बनाए नहीं जाएंगे, लेकिन होता वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वेरी गुड कंडक्टर, गुड क्यों, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन सिल्वर तो हम यूज करेंगे नहीं, तो हम लोग कॉपर वायर यूज कर लिया करते थे। ठीक है, गोल्ड भी हम यूज नहीं करेंगे, घर के तारे काट ले जाएंगे चोर। ठीक है, ये सारे मटेरियल क्या है, वो वायर किससे मिलकर बना है, किस मटेरियल से बना है, उस पर भी उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आयरन का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज आल्सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल बाय व्हिच इट विल बी मेड। ठीक है, नाउ फोर्थ, द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स। जितने भी प्योर मेटल्स हैं जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन। ठीक है, अभी आपको नहीं पढ़ना है, 12th में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ना रहेगा उसको। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेस ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। अगर वो प्योर मेटल से बना हुआ है और टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दोगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एंड डिक्रीजेस ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को आपने कम किया तो लोअर हो जाएगा। बट द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय समझते हो ना, 2 या 3 धातुओं से मिलकर बना होता है, इन चीजों का मिक्सचर करके जो नया मेटल बनाते हैं वो क्या कहलाता है, एलॉय कहलाता है। ठीक है, नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय लाइक मैग्नीन, कांस्टेंटिन एंड नाइक्रोम is almost unaffected by temperature। almost unaffected by temperature, इन सब पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा हो जाए ना घर में जो हीटर का एलिमेंट होता है वो रोज गलने लगे, मैग्नीन वायर क्या है, एलॉय है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होता है, जरा से जला दिया पूरा घर गर्म हो जाता है। ठीक है, नाउ बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंसेस, इतना क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, किस पर डिपेंड कर रहा था पॉइंट, मटेरियल। ठीक है, फोर्थ टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज, प्योर मेटल्स की डिक्रीज किया रेजिस्टिविटी डिक्रीज। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी चले, रेजिस्टिविटी को हम किससे शो करते हैं, रेजिस्टिविटी को हम लोग रोह से शो करते हैं। रोहू नहीं है, मछली नहीं है, रोह। ठीक है, ये सिंबल। ठीक, क्या हमारे पास रोह। रेजिस्टिविटी क्या है, आप सब अभी डिस्कस कर चुके हो कि जो आर है वो किस पर डिपेंड कर रहा था, आर हमारा किस किस पर डिपेंड कर रहा था, है ना, आर डिपेंड कर रहा था लेंथ पर। हम सिर्फ इतना लिखेंगे, अगर एग्जाम में आता है डिफाइन रेजिस्टिविटी, कैसे डिफाइन करोगे, बाय द एक्सपेरिमेंट्स इट हैज बीन फाउंड, इतना लिख देना बस, ज्यादा डीप में मत जाना। बाय द एक्सपेरिमेंट्स इट हैज बीन फाउंड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, अभी अभी आपने डिस्कस किया है। ये कहां से आया, क्लियर हो रहा होगा। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, देन फ्रॉम द अबव इक्वेशंस या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, जैसे आपको मन करे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और जब ये सिंबल हटता है बेटा थोड़ा सा यहां पर इक्वल टू का सिंबल होगा। ठीक है, जब ये सिंबल हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, जब ये सिंबल हटा तो कांस्टेंट क्या आया, रो, क्या आया, रो। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, आर इज इक्वल्स टू रो, ठीक है, एल अपॉन ए। ठीक है, एल लेंथ हो गई, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये हमारा रो इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट known as resistivity of the material, known as resistivity of the material। ठीक है, r is equals to rho l upon a या r is equals to rho is equal to r a upon l। तो हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, हाँ
लिख भी दिया हमने, एक बार इसको पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। वेयर पी रो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सिंपली इसका फार्मूला याद रखिएगा, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये चीज अगर आप याद रखोगे तो इसी से आप रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल कर लोगे, ठीक है। किस किस पर वो डिपेंड कर रहा है ये आप देख सकते हो, ठीक है। रेजिस्टिविटी में बस इतना कर दोगे तो मार्क्स आपको फुल हो जाएगा। इसके बारे में ज्यादा डीप में मत जाइएगा, इतना कर दोगे, टाइम बहुत कम रहता है, 3 घंटे में कितना कितना लिखोगे, इतने में ही पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। क्या टॉपिक हमारे पास इसी से रिलेटेड है, ओम। अभी आपने क्या पढ़ा, रेजिस्टिविटी, ये भी पढ़ा ना, रेजिस्टिविटी का फार्मूला पढ़ लिया, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। आर रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। एरिया, एरिया का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, लेंथ एल हो गया, 1 मीटर से 1 मीटर उड़ जाएगा, क्या बचेगा, ओम मीटर, बचेगा ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी रो की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर, ठीक है, यूनिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये बेटा जो पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं ये इस पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक। कभी कभी इस पर 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी पुट अप कर देते, कंडीशन लगाना अगर आ जाएगा न्यूमेरिकल की सॉल्विंग अपने आप करो, ठीक है। देखो, रो डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ, आर डिपेंड कर रहा था, आर आपका डिपेंड कर रहा था, लेकिन रो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रो डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ और थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कैसे किस मटेरियल से बना हुआ है, एंड टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कैसा है, हाई है कि लो है, ठीक है। सेकंड देखो, सिल्वर, मैंने क्या कहा था अभी, आयरन कॉपर सिल्वर गोल्ड, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या है, सिल्वर मेटल द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। थर्ड, एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर are used for the electricity transmission because they have very low, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है, ठीक। कौन से मटेरियल से बना होगा, एल्युमिनियम एंड कॉपर, ठीक है। नाउ रेजिस्टिविटीज ऑफ अलॉयज, क्या थी, दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर के एक नया मेटल बना दे रहे थे, 2-3 मेटल मिला के नया मेटल बना दे रहे थे, ठीक है। The resistivities of alloys are much more higher than those of the pure metals, okay. Now fifth, the heating element of electrical heating appliance, ठीक है, चाहे वो रूम हीटर हो, खाना बनाने वाला हीटर हो, ठीक है, ये हमारे लोग बहुत चलाते हैं, ठीक, वही वाला लाल वाला जल के लाल हो जाता है। The heating element of electrical heating appliances are made of an alloy, किससे बने होते हैं, alloy से, rather than a pure, भाई प्योर मेटल होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मेटल गल जाएगा, ठीक है। लेकिन अलॉय है, हाई रेजिस्टिविटी होगी, मेटल नहीं गले, ठीक। द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स का ही दूसरा नाम क्या है, मेटल्स, इज वेरी लो, ऐसी होती है, वेरी लो होती है। द रेजिस्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल्स इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, जनरली जो है टेम्परेचर के साथ वो इंक्रीज कर ही जाते हैं, अगर अलॉय है तो नहीं करेगा, प्योर मेटल है तो करेगा, ठीक है। एग्जांपल के फॉर्म में आप जर्मेनियम सिलिकॉन को देख सकते हो, अभी हम लोग उतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है। और पॉइंट देख लो क्या क्या है, नाइक्रोम अलॉय, तुम क्या है, अलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट, तो गर्म करने वाले एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक केटल है, रूम हीटर्स हैं, वाटर हीटर्स हैं, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। नाइक्रोम हैज वेरी हाई रेजिस्टिविटी, has very high resistivity, it does not undergo oxidation नहीं होता, ठीक है,
ऑक्सीडेशन हो जाता है। हाँ, nichrome has very high resistivity of insulators. It does not undergo oxidation or burn. जल्दी से ऑक्सीडेट नहीं होता, बर्न नहीं होता, इवन एट हाई टेम्परेचर, चाहे जितना भी टेम्परेचर हाई हो जाए। द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स इज वेरी हाई। द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स इज वेरी हाई, ठीक है, एंड डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, के थ्रू चेंज नहीं होता। एज लाइक डायमंड, ग्लास, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ग्लास पर टेम्परेचर का फर्क पड़ने लगे, सारे ग्लास टूट जाए गर्मी में, ठीक है। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, नाम आ गया, ठीक है। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, एंड डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? आगे चला जाए। हाँ, तो आप बी डी वी आई नहीं एम, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। डेरिवेशन भी बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अगर डेरिवेशन समझ गए तो न्यूमेरिकल्स लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हमने लिखा है, कहीं कहीं पर एक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के नाम से भी आप लोग सुनते हो, दोनों का मतलब एक ही है, कोई अलग बात। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कहिए, ठीक है। बेसिकली दो ही कॉम्बिनेशन हमारे पास है, ठीक है, इन सीरीज, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज और इन पैरेलल, इन सीरीज और इन पैरेलल। और थर्ड कभी कभी आपको देखने को मिलता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, तो सीरीज और पैरेलल को मिला दोगे तो मिक्स्ड बन जाएगा न्यूमेरिकल में, ठीक है। बेसिकली हमारे यही दो समझ में, ठीक है। ओम्स लॉ भी आपने पढ़ा है, इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, याद रखना, उसका यूज होना है यहाँ पर। रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, ठीक है। होता क्या है, ये डायग्राम देख लो बेटा, होता क्या है। सपोज दैट फर्स्ट रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, सेकेंड रेजिस्टेंस ये, ध्यान से देखना बेटा, और इसका कनेक्शन हमने कर दिया बैटरी से। आप लोग सेल और बैटरी बहुत अच्छे से समझते हैं, आप लोग सेल और बैटरी बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। ये हमारे पास रेजिस्टेंस R1 है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस R1 एंड R2, ठीक है। ये कोई हमारी V वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट 4 वोल्ट जो मन करे वो आप लोग लिख लेना, ठीक है। देखो कहना ना, इसका एंड पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो एडअप है। अभी हम 2 रेजिस्टेंस को लेकर चलेंगे, फिर हम 3 का भी समझा देंगे, ठीक है। पहले 2 का समझिए। When 2 or more resistances are connected end to end, इसका end इससे, इसका end इससे, दोनों कनेक्टेड है end to end consecutively, लगातार, then they are said to be connected in series, they are said to be connected in series, ठीक है। Suppose that 2 resistors R1 and R2, ठीक है, हमारा ऐसे होगा कि R1 and R2 है, R2 1 are connected in series, a battery of 3 volt is applied to the ends of this series combination, ठीक है। 3 वोल्ट की बैटरी है, हमने इसमें अप्लाई कर दिया, ठीक। अब देखो इसमें होता क्या है, याद रखना इस चीज को हमेशा, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, पूरे डेरिवेशन में याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, की पॉइंट है इस डेरिवेशन का, ठीक है, की पॉइंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सीरीज की, इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, वोल्टेज। सपोज दैट V वोल्ट है, R1 में जो खर्च हुआ वोल्टेज वो हो गया V1, R1 में जो वोल्टेज खर्च हुआ वो हो गया V1, और R2 में जो खर्च हुआ वो हो गया V2,
R1 में जो खर्च हुआ वो हो गया V1, R2 में जो खर्च हुआ वो हो गया V2, V1 V2। इतना क्लियर है? आप लोग देख सकते हैं, है? तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। R1 R2 इन टू इन कनेक्टेड है। R1 में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V1 है, R2 में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V2 है। और इस पूरे अरेंजमेंट को हमने एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। करंट हमारी कहां से कहां फ्लो करेगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आई हमारी यहां से यहां फ्लो कर जाए। ठीक है, क्लियर है बेटा? डायग्राम क्लियर है? डाउट यहां तक? इसका डेरिवेशन देखा जाए। सर्किट डायग्राम था हमारा, ठीक है, ये जस्ट थ्योरी पार्ट है। ठीक, इसको एक बार रीड आउट करिएगा, ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, डेरिवेशन पार्ट बस ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे का पार्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, इसी में द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द टू रेजिस्टेंसेस शुड बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। भाई जितना, ये बताओ, 100 रुपए लेकर के मेला देखने जाओगे, 20 रुपए का चाउमीन खाओगे, 40 रुपए का डोसा खाओगे, 40 रुपए का मोमोज खाओगे, फिर क्या 10 रुपए का गोलगप्पे भी खा लोगे? 100 रुपए लेके जाओगे, 100 रुपए खर्चा करोगे ना? ये 3 जगह खर्चा किया। तो जितना वोल्टेज वहां पर बैटरी देगी उतनी वोल्टेज वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। मीन्स जो वोल्टेज V बैटरी दे रही थी तो V1 और V2 के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। टोटल वोल्टेज क्या होगा? V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। ठीक है, नाउ वी नो दैट बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, पहले से मालूम है, पढ़ चुके बहुत अच्छे से। ठीक है, नाउ फॉर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, R1 में जो वोल्टेज होगा V1 इज इक्वल्स टू IR1, V1 इज इक्वल्स टू IR2। ठीक है, सिमिलरली V2 में जो होगा वो क्या होगा? V2 इज इक्वल्स टू IR2। फर्स्ट में देखो I कांस्टेंट रहेगा, सीरीज में I कांस्टेंट रहेगा, पैरेलल में V कांस्टेंट रहेगा। बस ये चीज माइंड मेकअप किया रहना, डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2। ठीक, कोई डाउट यहां तक? चलिए, नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, V इज इक्वल्स टू IR, देखो V की जगह क्या पुट कर दिया? IR। V1 की जगह, V1 की जगह IR1, और V2 की जगह IR2। I और I हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचा R1 प्लस R2। I से I कैंसिल कर दिया, I से I हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बेटा? सिंपल 4 स्टेप का डेरिवेशन है, लेकिन आप लोग पहली बार पढ़ लो, पूरा पढ़ना। ठीक है, क्यों? वी नो दैट बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2। फर्स्ट रेजिस्टेंस में V1 इक्वल टू IR1, सेकंड में V2 इक्वल टू IR2। टोटल रेजिस्टेंस V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2। ठीक है, बस I कॉमन लेके काट दो, जो बचा वो हमारे पास उसका क्या हो गया? फॉर्मूला। ठीक है बेटा, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब सपोज दैट 2 की जगह n हो, हम 3 का भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन एक बार यहाँ रिकॉल करा दें। जब 2 था तो R1 R2 हो गया था, जब 3 होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, और जब n होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn हो जाएगा। नाउ हेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन द कंबाइंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो इन सब का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होगा। अलग अलग रेजिस्टेंस को आप ऐड कर दोगे तो कंबाइंड रेजिस्टेंस निकल जाए। ठीक है, इसी चीज को हम लोग थ्री रेजिस्टेंस के केस में देखते हैं, बहुत सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास क्या है? 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज, 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो देखा जाए भाई ध्यान से, 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज। जैसे अभी हमने सर्किट डायग्राम बनाया था 2 रेजिस्टेंसेस के लिए, वैसे ही सेम बन जाएगा हमारे पास 3 के लिए। तो ये हो गया रेजिस्टेंस R1, ये हो गया रेजिस्टेंस R2, और ये हो गया रेजिस्टेंस R3। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया 3 वोल्ट की बैटरी से। 3 वोल्ट का मतलब 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, जो भी आप चाहो वो लिख सकते हो V की जगह। ठीक है,
कनेक्ट कर दिया V वोल्ट की बैटरी से, ठीक है, V वोल्ट की बैटरी से। ये हमारी हो गई V वोल्ट की बैटरी। सपोज दैट दिस इज R1 और रजिस्टर, दिस इज R2 and this is R1 R2, okay? Now voltage drop in resistance R1 is V1. Now voltage drop in resistance R2 equals to V2 and voltage drop in resistance R3 equals to V3, okay? तो सिमिलर हो गया पहले वाले की तरह, पहले वाले की तरह बना, वहां 2 के लिए था, यहाँ के लिए था। ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया 3 रेजिस्टर्स के लिए, ये हो गया 3 रेजिस्टर्स के लिए। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, दिक्कत होगी तो रिकैप करके देखिएगा। R1 R2 R3 कनेक्टेड इन सीरीज, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड करंट विल बी सेम, करंट सेम रहेगी, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में चला जाए, ये डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, नोट्स बढ़िया से बना लीजिएगा, इससे बाहर कोई थ्योरी नहीं है, फुल सिलेबस आपका इसमें है, ठीक है। इसके बाद इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। टोटल पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे हमने 2 के लिए किया था, V इक्वल टू V1 प्लस V2, यहाँ क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। और वहां पर क्या था, according to Ohm's law V is equals to IR, V is equals to IR. Now applying Ohm's law in each resistance, ठीक है। फर्स्ट में V is equals to IR1, I कांस्टेंट रहेगा, बार बार कह रहा हूं, ठीक है। वोल्टेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बट करंट विल बी सेम, ठीक है। V is equals to IR1, सेकंड में क्या हो जाएगा, V is equals to IR2, थर्ड में क्या हो जाएगा, V is equals to IR3। टोटल वोल्टेज क्या है, V is equals to V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। V की जगह आप क्या पुट कर दोगे, देखो इस V की जगह IR, ठीक है, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, IR3, इन सब में से I हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है। I और I दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, I और I कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हमारे पास हो गया, ठीक है। 2 के लिए था R1 प्लस R2 और 3 के लिए हो गया R1 प्लस R2 R3, और n के लिए क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, ठीक है, अप टू Rn। तो ये हमारे पास था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस पैरेलल कॉम्बिनेशन, डिस्कस पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, अभी मैंने आपसे कहा था सीरीज में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, सीरीज में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, वोल्टेज, पैरेलल में क्या होगा, करंट। सीरीज में करंट सेम रहेगा और वोल्टेज में करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। देख लो बेटा, इसका डायग्राम ध्यान से देखना है, ठीक है? बस आप लोग को दिक्कत होती है बनाने में। सीरीज कॉम्बिनेशन हम डायरेक्टली इसमें कितने ले लें, 2 ले लें या 3 ले लें, चलो 3 लेकर करते हैं, 3 में ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सपोज दैट, देखो ये इसका डायग्राम बना रहे हैं, ये रेजिस्टेंस 1 हो गया, बहुत अच्छे से देखना बेटा, ठीक है। और इसके बाद तो देखना, इन सब का एक मीटिंग पॉइंट सेम होता है, ये, ठीक है। सपोज दैट ये किससे कनेक्टेड है, बैटरी से, इस बैटरी द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल नोन एज बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल नोन एज बैटरी, ठीक है। अच्छा देखिएगा ध्यान से, इसको हमने सपोज कर लिया R1, इसको हमने सपोज कर लिया R2 और इसको हमने सपोज कर लिया R1 R2 R3, ठीक है। और ये हमारी कितने वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की, कितने वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की, ठीक है। ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास R3, रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में, ठीक है। करंट कहां से कहां फ्लो होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बहुत अच्छे से देखना बेटा,
फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये करंट आपकी सपोज करेगी, तो मैंने क्या कहा था, पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहाँ जब पहुंचोगे, सपोज दैट इसमें करंट चली गई I1, 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि R1 है। R1 में कितनी करंट गई, I1। R2 में कितनी करंट गई, I2। और R3 में कितनी करंट गई, I3। ठीक है, I1, I2 एंड I3। और आपको वही मैंने कहानी सुनाई थी, मेले में 100 रुपये लेकर जाओगे, 100 रुपये ही खर्चा करोगे। अगर टोटल करंट इन द सर्किट की बात करोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या, I। इतनी करंट एंटर करेगी, इतनी करंट एग्जिट करेगी। ठीक है, तो I1 I2 I3 को ऐड कर दोगे, टोटल करंट I हो जाएगी। ठीक है, ये आपको डायग्राम कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, बस इसको थोड़ा अच्छे से बना लेना, R1 R2 R3 कैसे बनाया है। कॉमन पॉइंट देना, कॉमन जंक्शन पॉइंट होता है, ठीक है, जंक्शन। ठीक है, वहां से सारी करंट क्या हो रही है, अलग अलग दिशाओं में चली जा रही है। जितना करंट आप इनपुट में दोगे, उतने करंट यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यहाँ पर कांस्टेंट क्या रहेगा, वोल्टेज, है ना, यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए क्या क्लियर है, इसके आगे चला जाए। चलिए अब इसके बाद देखो, बाय ओम्स लॉ, टोटल करंट अच्छा क्या हो जाएगी बताओ, यहाँ पे यहाँ टोटल करंट क्या हो जाएगी, टोटल करंट हमारे पास हो जाएगी I इज इक्वल्स टू I1, है ना, प्लस I2 और प्लस I, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ क्या कह रहा था, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, I आप डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो I इज इक्वल्स टू V बाई R, है ना, और I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2। अभी हम लोग देख रहे हैं जस्ट, ठीक है, हमने आपको रफ आइडिया दे दिया कि इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर, इसका डेरिवेशन कैसे होगा। ध्यान से देखना बेटा, 3 रेजिस्टेंसेस के लिए था। टोटल करंट क्या होगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अप्लाइंग ओम्स लॉ, वी नो दैट बाय ओम्स लॉ V is equals to IR, then I is equals to V upon R। ठीक है, now applying Ohm's law to each and every resistor or resistor। ठीक है, I1 equal to V upon R1, I2 equal to V upon R2, I3 equal to V upon R3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है, I की जगह क्या रख दोगे, V बाई R, I1 की जगह V upon R1, ठीक है, I2 की जगह V upon R2, I3 की जगह V अपॉन R3। और इन सब में से क्या कॉमन आएगा, V। सब में से क्या कॉमन आएगा, V। देख रहे हो, यहां से देखो, ये ऊपर है, ये V है, ये जो V है हमारे पास, ये ऊपर है, ये V यहाँ कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा इस V के साथ। हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। ठीक, ये हमारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इसी पर बनेंगे। अगर आपको ये सॉल्व करना आ गया तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार लिख कर पढ़िएगा, बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, these are all about resistances in series, resistances in parallel। एक पार्ट हमारा ये भी, एक पार्ट चैप्टर अभी बाकी है, चैप्टर अभी बाकी है। ठीक, चलिए टॉपिक देखते हैं। इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक पावर। बस एक दो टॉपिक और बचा, ज्यादा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए पढ़ाना जरूरी है। पावर, ये वाली पावर नहीं, इलेक्ट्रिक वाली पावर। ठीक है, इस पावर के चक्कर ना लेना। ठीक, इलेक्ट्रिक पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क नोन एज पावर, सुना है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर की, तो इलेक्ट्रिकल जोड़ दो, इलेक्ट्रिक जोड़ दो, बस डेफिनेशन सेम हो जाएगी। द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। जनरल कॉन्सेप्ट हमारा वही है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, वर्क पावर एनर्जी वाला। ठीक है, दुनिया की कोई भी एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन की। लाइन जीवन भर याद रखना, बहुत डेरिवेशंस में काम आती है, चाहे वो काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, कोई भी एनर्जी हो, किसके बराबर होती है, वर्क डन के। ठीक है,
जहां W है वहां एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक जोड़ दो। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। रेट मैंने अभी कहा था आपसे, जहां कहीं भी रेट वर्ड आएगा, रेट ऑन में टी लगा देना, स्मॉल टी, ठीक है, ऑन में टी, ठीक है, स्मॉल टी। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, कैपिटल P is shown as power, W for work done, small t for time, and V for voltage, I for current। क्यों? सारा एक चीज। We know that, क्या know that? पता नहीं क्या know that। now work done का फार्मूला अगर ना आता हो क्या करोगे? what is work done? फार्मूला ऑफ वर्क डन ना आता हो, वर्क डन का फार्मूला जिसको ना आता हो, चुल्लू में पानी लेना, ठीक है, चुल्लू में पानी लेना, पी लेना, लेना गलत ना समझना, ठीक है, लेना। यार वर्क डन का फार्मूला नहीं आएगा तो क्या करोगे फिर? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ध्यान से चलो। P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है। और अभी अभी पीछे आपने पढ़ा है वोल्टेज, वोल्ट, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, अभी भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ा है ना, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो क्या बताओ W इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू V, स्मॉल क्यू है, आप चाहो तो इसको कैपिटल क्यू कर दो, देखो क्यू वी या वी क्यू, तो W की जगह हम क्या लिख सकते हैं? W की जगह वी क्यू अपॉन टी, ठीक है। बाई ओम्स लॉ अभी आपने पढ़ा V इक्वल टू आई आर, ठीक है, देख लो इसको इधर, ठीक है। और उसके पहले आपने पढ़ा Q इक्वल टू आई टी, आपने पढ़ा ना I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, Q इक्वल टू क्या लिख सकते हो? आई टी, जहां Q था अब क्या लिख दिया? आई टी, ठीक है, देख रहे हो, आई टी, टी से टी कट गया, टी से टी कट गया, क्या बचा हमारे पास? P इक्वल टू वी आई। पहला फार्मूला हमारे पास है P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, दूसरा फार्मूला है P इक्वल टू वी आई, ठीक है। और इसके बाद अगर बताना पड़े तो बेकार है, फिर अभी अभी पढ़े हो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का फार्मूला क्या था? V इक्वल टू आई आर, इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो समझना V इक्वल टू आई आर, यहां पर अगर आप V की जगह आई आर रख दो, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये P है, P की जगह हमने रख दिया आई आर, ठीक है, और एक आई यहाँ पहले से है, तो ये आई और ये आई मिलकर के आई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। एक फार्मूला हमारे पास ये भी हो गया, एक फार्मूला हमारे पास ये भी हो गया, ठीक है। नाउ अब पुट कर दो I इज इक्वल्स टू वी बाई आर, आई ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, देन I इज इक्वल्स टू वी बाई आर, तो जहां I था वहां वी बाई आर रख दो, ठीक है, हमारे पास ये फार्मूला निकल आएगा। मतलब सिर्फ एक फार्मूले से, सिर्फ एक फार्मूले से आप इतने फार्मूले जनरेट कर सकते हो। और न्यूमेरिकल में जो फार्मूला यूज करना हो ना, आप इसको अपने आप डेरिवेट कर लेना, बैठ के रटने मत लगना, रटा नहीं जाता है, ठीक है। तरीका समझो, एक फार्मूला याद रखो P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, बाकी जो जो टर्म्स दिए हो न्यूमेरिकल में, गिवन, तो ना गिवन क्या क्या गिवन है, उसके हिसाब से देखो कौन सा फार्मूला पुट हो रहा है, उठा के पुट कर दो, आंसर आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज उठा के पुट कर दो, आंसर आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है, जो भी आंसर आना होगा, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट, वॉट लगाना नहीं है, यूनिट में लगाना है, ठीक है, ध्यान से वॉट यूनिट में लगाना है, ठीक है। चलिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पावर। हम लोग पहले से जानते थे द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज एज पावर, इलेक्ट्रिक जोड़ रहा है इलेक्ट्रिक जोड़ दो, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। नाउ P इक्वल टू W अपॉन T इक्वल टू पी क्यू अपॉन टी, वैल्यूज पुट करते चलो, हमारे पास आ जाएगा। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या थी? वोल्ट, पावर की यूनिट क्या है? वॉट, याद रखना, अभी किलो वॉट, मेगा वॉट सब कुछ मिलेगा,
न्यूमेरिकल्स में सब कुछ मिलेगा, किलोवाट, मेगावाट, ठीक, सारी चीजें वहां डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक यूनिट हमारे पास क्या है, वॉट। क्या है, वॉट। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। इलेक्ट्रिक पावर हो गया, बस एक टॉपिक, दो टॉपिक और बचा है, उसके बाद हम लोग चैप्टर अपना क्लोज कर लेंगे, बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है। ठीक है, चलिए। डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट, 1 वोल्ट हो गया, 1 एम्पियर हो गया, 1 ओम हो गया, अभी आ गया 1 वॉट। इन सब में से एक ना डेफिनेशन पूछना है, मे बी। ठीक है, चलिए। वी नो दैट, अभी भी पढ़े हो, P इक्वल टू वी आई, इक्वल टू वी आई, देन V इक्वल टू 1 वोल्ट, इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट, I इक्वल टू 1 एम्पियर, देन P इक्वल टू 1 वॉट। अगर वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट, करंट कितनी है, 1 एम्पियर, तो पावर कितना हो जाएगा, 1 वॉट। then if a potential difference of 1 volt causes a current of 1 ampere, okay, causes a current of 1 ampere, ठीक, flow through a conductor, flow through a conductor, then the electric power, is 1 watt, electric power is 1 watt, ठीक है। if a potential difference of 1 volt causes a current of 1 ampere to flow through a conductor, then the electrical power is 1 watt, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई आपकी 1 वॉट की, ठीक। ये डेफिनेशंस काउंटिंग में देख लिए होगे, 4 हो गई, ठीक है। बहुत ज्यादा उसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस जैसे हमने कहा ऐसे ही करना आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। घर में बिजली का बिल आता होगा, यूनिट के हिसाब से आता है, यूनिट, एक यूनिट कैसे मेजर करोगे, एक यूनिट कैसे मेजर करोगे, कैसे अंदाजा लगाओगे, किसी को समझाना हो कैसे समझाओगे, ठीक है। आप कह दोगे सर किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, किलोवाट आवर क्या होता है, किलोवाट आवर क्या होता है, ठीक है। देख लो बेटा ध्यान से, आज के बाद भूलोगे नहीं, गारंटी है, गारंटी बोला है, वारंटी नहीं, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। केडब्ल्यूएच क्या होता है, यूनिट क्या होती है, आज के बाद भूलोगे नहीं, बहुत ध्यान से समझ लेना, नोट कर लेना, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर आपने पढ़ा, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर तुम लोग पढ़ चुके हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। हमने क्या कहा था, दुनिया की कोई भी एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन के, जो वर्क डन है वही क्या है, एनर्जी है, ठीक है। वर्क डन है वही क्या है, एनर्जी है, ठीक है। जैसे ध्यान से देखना, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, अभी जस्ट पढ़ा है, बहुत ध्यान से देखना, E इज इक्वल्स टू W अपॉन, अभी अभी पढ़ा आप लोगों ने, P इज इक्वल्स टू W अपॉन टी, और मैंने कहा है दुनिया की कोई भी एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है, दुनिया की कोई भी एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है। तो जो वर्क डन है इसको हम एनर्जी E लिख सकते हैं, देखो P इक्वल टू ई अपॉन टी, P इक्वल टू ई अपॉन टी, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। P क्या हमारे पास पावर है, क्या है, टाइम है, और E क्या है, देखो इक्वल टू P इंटू टी। ये फॉर्मूला कहां से आया है, ये क्लियर हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, ठीक है। जो वर्क डन है वही क्या है, एनर्जी है, एकदम हिंदी में याद रखना, दुनिया की कोई भी एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है, ठीक है। ये फार्मूला वही फार्मूला है सेम, बस वर्क डन की जगह हमने क्या यूज किया, एनर्जी, ठीक है। ये फार्मूला कहां से आया, कैसे जनरेट हुआ, कुछ क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा होगा। नाउ बस थोड़ा सा और बचा है, चैप्टर अपना क्लोज होने वाला है, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय एन एक्सटर्नल अप्लायंस, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय एन एक्सटर्नल अप्लायंस डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड करता है, पावर रेटिंग, जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी कंजम्पशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। जब किराए पे मकान लेने जाओ, मकान मालिक कहता भैया हीटर मत जलाना, क्यों, कंजम्पशन क्या होती है, ज्यादा होती है, पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा पावर खींचेगा, ज्यादा बिजली खर्चा करेगा, ठीक है। पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंस एंड टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड, कितनी पावर रेटिंग है, कितने समय के लिए उसको हम यूज कर रहे हैं, अभी हम इसको प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझाएंगे, ओरल प्रैक्टिकल के थ्रू, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। 1 वॉट आवर ये क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है, इक्वल टू पी इंटू टी, ध्यान से देखना बेटा, ये 1 वॉट है और ये आवर है, ठीक है।
संधि विच्छेद, जब कभी कोई चीज ना समझ में आया करे, संधि विच्छेद करके देख लिया, आधी चीज समझ में आ जाएगी अपने आप। ठीक है, 1 वॉट इंटू 1 आवर। ठीक है, अभी आपने पढ़ा इक्वल टू P इंटू टी। ई क्या था? एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टी क्या था? पावर। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। टाइम टी, टी किस में लिया? आवर में। ठीक है, टाइम किस में लिया? आवर में। ठीक है, अब देखो, इट इज द अमाउंट it is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance of 1 watt power is used for 1 hour. 1 watt power is used for 1 hour. ठीक है, ये क्या है? ये है इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अमाउंट है when an electrical appliance of 1 watt power is used for 1 hour. किसके लिए? 1 घंटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पावर रेटिंग कितनी हो? 1 वॉट। जब 1 वॉट पावर रेटिंग वाले अप्लायंस को 1 घंटे तक लगातार इस्तेमाल करोगे तो कितनी बिजली खर्चा होगी? 1 वॉट आवर। 1 वॉट वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 1 घंटे तक लगातार इस्तेमाल करोगे, कितनी बिजली खर्चा होगी? 1 वॉट। इसी तरीके से हमारे पास आता है 1 किलो वाट आवर। वॉट है, 1 किलो में कितने होते हैं? 1000 वॉट। किलो, किलो जहां लगा होगा, चाहे किलो वाट हो, किलोग्राम हो, ठीक है, किलो लीटर हो, कुछ भी हो, किलो लगा होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो आंख बंद करके। ठीक है, ये क्या था? 1 वॉट आवर। ठीक है, ये आपसे कहीं नहीं पूछेगा जल्दी से, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है 1 किलो वाट आवर। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या बोलते हैं हम लोग? कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है। ठीक है, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो क्या होती है? 1 किलोवाट आवर। ठीक है, उसी को हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसको भी देख लिया जाए। ठीक, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? KWH। KWH, कैपिटल के, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एच। ठीक है, KWH, किलोवाट आवर। इसी को हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब सुनो, अब आ गया मौका। ठीक है, पहले हम लोग के यहाँ पीले वाले बल्ब जला करते थे, 100 वाट वाले, 100 वाट का आता। अब तो एलईडी वगैरह हो गई है, पहले 100 वाट का बल्ब आता था, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा, 100 वाट के बल्ब को, 100 वाट के बल्ब को हमने एक कमरे में 10 बल्ब लगातार जला दिए, कितने वाट हो गए भाई? 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, और उसको हमने जलाया, बेटा ध्यान से, 100 वाट का बल्ब और 10 बल्ब हमने जला दिए। 10 बल्ब अगर जला दिए कितना हो गया? 1000 वाट। 10 बल्ब, 100 वाट के 10 बल्ब 1 घंटे लगातार जलाओगे, कितना हो गया? 100 वाट, और कितने घंटे? 1 घंटे, 1 आवर। देखो, 1000 वाट 1 आवर, तो आप बोल सकते हो 1 किलो वाट और 1 आवर। इसको संधि कर दो, मिला दो दोनों को, किलो वाट आवर, मतलब 100 वाट के 10 बल्ब, 100 वाट के 10 बल्ब एक साथ 1 घंटे तक लगातार जला दो, कितनी बिजली खर्चा होगी? 1 किलो वाट। 100 वाट के 10 बल्ब 1 घंटे लगातार जला दो, कितनी बिजली खर्चा होगी? 1 किलो वाट। सोचो, 100 वाट के 10 बल्ब 1 घंटा जल रहे हैं, 1 किलो वाट खर्चा हो रही है। अगर 1000 वाट का हीटर, रूम हीटर, आप 1 घंटे चला लो तो 10 बल्ब के बराबर बिजली खर्चा कर रहा है। मकान मालिक मना करता है कि हीटर मत जलाना। ठीक है, तो 100 वाट के 10 बल्ब 1 घंटे लगातार जलाओगे, कितनी बिजली खर्चा होगी? 1 किलो वाट आवर। यही जो 1 किलो वाट आवर है, ठीक है, यही जो 1 किलो वाट आवर है, इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट। घर में मीटर वाला आता है बिजली का बिल निकालने, कहता है ना 200 यूनिट चल गया, 300 यूनिट चल गया, यूनिट। एक यूनिट किसके बराबर होती है? 1 किलो वाट आवर के बराबर। तो 100 वाट के 10 बल्ब एक साथ 1 घंटे तक लगातार जलाओगे, कितनी बिजली खर्चा होगी? 1 किलो वाट आवर, और उसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट बिजली खर्चा होगी तो 100 वाट के 10 बल्ब 1 घंटे तक लगातार जलाओगे। अब देख लेते हैं इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, चलो देखते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड when an electrical appliance having a power rating of 1 किलोवाट, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, पावर रेटिंग कितनी है? 1 किलोवाट। ठीक है, इज यूज्ड फॉर 1 आवर, और 1 घंटे तक के लिए वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है,
किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी मैंने क्या कहा था, कमर्शियल। कमर्शियल क्यों बोलते हैं? बिजली का बिल जो आता है वो इसी के हिसाब से आता है, कितना यूनिट जलाए हो, कितना बिजली का बिल आपको भरना है, ठीक है। यूनिट यूनिट 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब देख लो ध्यान से, सपोज दैट अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, इक्वल टू P इंटू टी, ये फॉर्मूला पढ़ा है तो मालूम चल गया। पावर, पावर रेटिंग कितनी है देखो, किलोवाट, 1 किलोवाट। पावर रेटिंग कितनी है, 1 किलोवाट, ठीक है। पावर रेटिंग 1 किलोवाट, और कितनी देर चला रहे हो, 1 आवर, ठीक है। 1 किलोवाट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट। 1 किलोवाट की जगह 1000 वाट लिख सकते हैं, और 1 आवर को 3 इंटू 60 सेकेंड लिख सकते हैं। ना तो आता ही होगा मेरे भाई, हाँ, ठीक है। 1000 वाट इंटू 60 सेकेंड, 1000 वाट इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। और फार्मूले आपको मालूम है, ठीक है। 3600, 3600, ठीक है। 1000 ये हो गया, 2 जीरो ये हो गए, 3 जीरो ये हो गए, कितने जीरो हो गए, 5 जीरो, ठीक है। ये हो गया जूल में, हो गया जूल में, ठीक है। और इसको हम डेसिमल के 1 डिजिट तक लिखा करते हैं। जब 1 डिजिट तक लिखोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 10 टू द पावर 6 होगा यहाँ, ठीक है। ये होगा हमारे पास 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? बस कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, किलोवाट आवर, और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट, ठीक है। एक बार इसको रिकैप करके देखिएगा, कोई डाउट होगा तो हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए क्लियर है, आगे चले, ओके। अभी आपने को मैंने बताया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बताया था कि पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। आ गया लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अक्सर हल्के में लेके बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन 2 नंबर कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है। अभी मैंने एक वर्ड बोला था, याद रखना है, दुनिया की कोई भी एनर्जी के बराबर होती है वर्क डन के बराबर होती है वर्क डन के, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, या हीट एनर्जी हो। इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हीट एनर्जी भी किसके बराबर हो सकती है, वर्क डन के बराबर हो सकती है। ये समझ में आ रही, ठीक है। चलिए नया न्यू हेडिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। लास्ट हेडिंग, न्यू हेडिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या कह रहा है, देख लो भाई, सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में आप करंट फ्लो कराओगे तो वो क्या होगा, हीट होगा, गर्म होगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इफ वी जनरेट हीट इन एनी अप्लायंस, दैट दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। घर में हीटर होगा, ठीक है, चाहे वो रूम हीटर हो चाहे कोई भी हीटर हो, ठीक है। चलिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए तभी हीटिंग होगी, ठीक है। When an electric current is passed through a high resistance wire, it becomes very hot and produces heat. It becomes very hot and produces heat. जब हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू आप करंट फ्लो कराओगे तो क्या होगा, हॉट हो जाएगा और प्रोड्यूस क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। When an electric charge, suppose that charge कितना है, Q, moves against a potential difference V, then the amount of work done, अभी पढ़ चुके हो, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V। कहां से आया, समझ में आ रहा है, जस्ट अभी पढ़ा है, ठीक है। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, ठीक है। चलो, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ठीक है। वी नो दैट Q इक्वल टू IT, वी नो दैट Q इक्वल टू IT, ठीक है। नाउ देखो, इस V की जगह हम क्या रख सकते हैं, इस V की जगह हमने IR रख दिया, ठीक है। और इस Q की जगह देखो IT है, इस Q की जगह हमने ये IT रख दिया, हमने दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू IT, V इज इक्वल्स टू IR, I इंटू I, I स्क्वायर हो जाएगा, R और T,
W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और अभी हमने कहा दुनिया की कोई भी एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन के। तो अगर ये वर्क डन है और हम बात कर रहे हैं हीट एनर्जी की, W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हीट लिख सकते हैं H। जो वर्क डन है वो हीट एनर्जी है, ठीक है। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। देखो W इक्वल टू क्यू वी कहां से आया, वी नो दैट V इक्वल टू W अपॉन क्यू। तो W इक्वल टू क्यू इंटू वी, V इक्वल टू आई आर। W इक्वल टू, देखो Q की जगह आई टी, V की जगह आई आर, आई इंटू आई, आई स्क्वायर आर टी। W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दुनिया की कोई भी एनर्जी किसके बराबर होगी, वर्क डन के, ठीक है। तो अगर ये वर्क डन है तो एनर्जी, हीट एनर्जी की बात करो तो H लिख दो, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अक्सर इस वर्ड के थ्रू ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आप कहते हो सर हमने पढ़ा ही नहीं था, हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो ये है भाई ये है, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। दिख रहा है आपको। तो बेटा ये टोटल चैप्टर हमारा यहाँ पर कवर अप होता है। पर इसको आप देख लीजिए, डाउट हो तो आप बेझिझक हमसे कमेंट सेक्शन में जा करके हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमसे पूछिएगा, हम आपको वहां पर क्लियर आउट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो सारी चीज आप रिकैप करके एक दो बार देख लेंगे तो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला वीडियो हम लोग लेकर आएंगे इन सारे टॉपिक्स पर जो न्यूमेरिकल्स पीवाईक्यूज में आ चुके हैं, जो आ सकते हैं, उसका एक लॉन्ग वीडियो या दो लॉन्ग वीडियो बनाएंगे और उसमें सारे न्यूमेरिकल्स हम कवर अप कर देंगे। इसके बाद आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।